फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। किस्मत वाली भाग 2। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अर्पिता और सतीश अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए हॉस्पिटल से चले तो आए, लेकिन अर्पिता का दिल जैसे वहीं छूट गया हो। घर पर सतीश के पिता पहले से उन सभी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही दोनों ने पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। सतीश की माँ अपने पोते के साथ खुश थी। उन्होंने अपनी गोद में संभाले अपने पोते को उसके दादा की गोद में देना चाहा, लेकिन दादाजी के लिए तो उनकी पोती सबसे ज्यादा प्यारी थी। इसीलिए अर्पिता की गोद में खेल रही बच्ची को उन्होंने जल्दी से उठा लिया और सीने से लगाकर बोले, आ गई मेरी लाडो, कब से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। तेरे दादा तुझे ढेर सारी कहानियाँ सुनाएंगे और जब तेरी दादी से मेरा झगड़ा होगा तो जम के मेरे साथ अपनी दादी की बुराई करना। सतीश की माँ ने मुंह बिचका लिया और अंदर चली गई। कुछ इसी तरह दोनों बच्चों का दादा दादी के बीच बंटवारा हो गया। उन दोनों के झगड़े देख अर्पिता और सतीश हंस पड़े, लेकिन ना जाने क्यों अर्पिता के दिल में कसक सी रह गई। उसे बार बार नेहा के बच्चे का ध्यान आता। वो खुद समझ नहीं पा रही थी और ना ही सतीश उसे इस बारे में चाहकर भी समझा पा रहा था। सतीश खुद भी अर्पिता की इस चिंता को लेकर परेशान था। रात को अचानक उसे महसूस होता जैसे उसका बच्चा रो रहा हो। वो एक झटके में उठ जाती तो सतीश उसे समझाता, अर्पिता देखो दोनों बच्चे सो रहे हैं, तुम बेवजह क्यों परेशान हो रही हो। यहाँ आसपास किसी और का इतना छोटा बच्चा नहीं है जिसकी आवाज से तुम उठ जाओ। अर्पिता कहती, पता नहीं क्यों सतीश, बार बार ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा रो रहा है, जबकि मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने हैं। जाने क्यों ऐसा महसूस होता है। मैं खुद को तो समझा लूं, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं। बार बार मुझे नेहा के बच्चे का ख्याल आता है। धीरे धीरे अर्पिता को इसकी आदत पड़ गई। 1 महीने बाद शुभ मुहूर्त देखकर बच्चों का नामकरण संस्कार रखा गया, जिसमें सतीश की माँ ने पूरे मोहल्ले को न्योता दे डाला। पोते का नाम अपनी पसंद से उन्होंने प्रतीक रखा, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने अपनी पोती पर ध्यान नहीं दिया। सतीश के पिता ने भी अपनी लाडली पोती का नाम रखा पूनम, अर्पिता की बेटी पूनम। प्रतीक अपने पिता की तरह सांवला था, लेकिन पूनम बहुत ही ज्यादा गोरी थी। मोहल्ले की एक बूढ़ी दादी ने जब दोनों बच्चों को देखा तो बोली, अरे ओ राजेश की दुल्हन, तेरा पोता तो बिल्कुल तेरे खानदान में जचता है, लेकिन तेरी पोती किस पर गई है। तेरे पूरे खानदान में इतना गोरा इंसान तो कोई ना है, फिर किस पर चली गई। तेरे खानदान की तो बिल्कुल भी ना लगती, ये तो परियों जैसी है, बिल्कुल लाडो की तरह। उस बूढ़ी दादी की बात सुनकर सतीश की माँ को एहसास हुआ और शायद पहली बार उन्होंने अपनी पोती को जी भरकर देखा। वाकई में पूनम बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसके लंबे लंबे पलके, घुंघराले बाल, गोरा रंग, घनी पलके और ठुड्डी पर छोटा सा तिल जो अभी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। पूनम को देखकर सतीश की माँ जैसे मोहित सी हो गई, लेकिन फिर भी ये सोचकर कि ये तो लड़की है, उन्होंने नजरें फेर ली और अपने पोते से लाड जताने लगी। उन्होंने कहा, मेरा पोता कम सुंदर है क्या, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, और इसका बाप बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। सतीश के पिता बोले, और मेरी पूनम दुनिया की सबसे सुंदर, इसके लिए तो कोई राजकुमार ही आएगा। तुम ढूंढना अपने पोते के लिए कोई सांवली सी लड़की जो उसके जैसी हो, खुद जैसे बड़ी गोरी चिट्टी है। देख तो तेरी दादी पता नहीं किस पर गई है। सभी हंस पड़े। अर्पिता भी मुस्कुरा उठी। इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना बैठा हो, बेटा और बेटी में फर्क कर ही देता है। और यही हुआ पूनम और प्रतीक के साथ भी। यह भेदभाव औरतें ही तो शुरू करती हैं। प्रतीक को उसकी दादी जहां पूरे दिन में 5 बार मालिश करती, वहीं पूनम को मुश्किल से 2 बार ही नसीब होती। बच्चे जब 10 महीने के हुए, सर्दियों के मौसम में सतीश की माँ प्रतीक को जायफल और बादाम पत्थर पर घिस कर देती, लेकिन पूनम को नहीं मिलता। अर्पिता ने जब पूनम को भी वही सब देना चाहा, तो सतीश की माँ उसे रोकते हुए बोली, अरे वो लड़की है, ये सारी चीजें लड़कियों को नहीं दी जाती, ये दोनों चीजें बहुत गर्म होती हैं। अर्पिता बोली, इसीलिए तो माँ,
सर्दियों का मौसम है, इसे ठंड लग जाएगी। शरीर अंदर से मजबूत नहीं होगा तो फिर ये मौसम से लड़ेगी कैसे? वैसे ही इसे इतनी मालिश नहीं मिल पाती जितनी प्रतीक को मिलती है। सतीश की माँ बोली, अरे वह लड़की है, यह सारी गर्म चीजें लड़कियों को नहीं खिलाई जाती। वैसे ही लड़कियों का शरीर का तापमान ज्यादा होता है, उन्हें ठंडी चीजें दी जाती है। और ज्यादा मालिश करके क्या करना है? कौन से इससे कुश्ती लड़वानी है? जो कह रही हूँ वो करो, ज्यादा सवाल जवाब ना करो बहू। अर्पिता ने सिर पकड़ लिया। जब भगवान ने दोनों को एक साथ इस दुनिया में भेजा है, जब बनाने वाले ने ही इन दोनों में कोई फर्क नहीं किया, तो फिर क्यों इस दुनिया में आने पर उन दोनों में इतना भेदभाव होता है? सतीश की माँ जब आसपास नहीं होती, तब सतीश खुद अपनी बेटी को वो सारी चीजें देता जिसे देने की मनाही थी। अर्पिता के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात थी और इसमें उसके ससुर जी का भी पूरा सहयोग था। पूनम तो अपने दादाजी की जान थी। सतीश की माँ अपने पोते में उलझी रहती और सतीश के पिता अपनी पोती को गोद में लिए किसी बच्चे की तरह उछल कूद करते रहते। आखिर जिस एक बेटी की उन्हें चाहत थी वो उन्हें मिल गई थी। घर में एक पूनम के होने से जो रौनक थी वो पहले कभी नहीं थी। अर्पिता भी खुश थी अपने दोनों बच्चों को देखकर, लेकिन दोनों बच्चों में भेदभाव की तो ये अभी शुरुआत थी। जब तक हम ना बदले समाज कैसे बदलेगा? ये कहावत सतीश की माँ पर सटीक बैठती थी। प्रतीक और पूनम के बीच भेदभाव की ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे दोनों बड़े हो रहे थे, सतीश की माँ के नियम कायदे भी बढ़ रहे थे। प्रतीक को खाने में ज्यादा घी दिया जाता तो पूनम को कम। प्रतीक के दूध का ग्लास ऊपर तक भरा होता तो पूनम का ग्लास थोड़ा खाली रह जाता। अर्पिता और सतीश कभी अपने बच्चों में किसी तरह का अंतर नहीं चाहते थे। उन दोनों ने अपनी माँ से छुपकर पूनम को भी वो सब कुछ दिया जो प्रतीक को दिया जाता था। हद तो यहाँ तक थी कि पूनम के सोने के तरीके में भी सतीश की माँ का दखल जरूरी था। बेटों को पीठ के बल सुलाना और बेटियों को करवट लेकर अर्पिता और सतीश बुरी तरह से चिढ़ जाते। दोनों बच्चे बड़े हुए और स्कूल जाना शुरू कर दिया। पूनम और प्रतीक 8 साल के थे जब अर्पिता अपने सास ससुर और पति के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिनों के लिए शादी समारोह में शामिल होने गई थी। वो सारी रस्म खुशी खुशी निभा रही थी। परिवार की सबसे बड़ी बहू होने के नाते उसके कुछ फर्ज थे जिन्हें पूरा करते हुए वो बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। अर्पिता की सास भी बाकी औरतों के साथ शादी के काम निपटाने में लग जाती। सतीश के पिता और सतीश दोनों बच्चों का ख्याल रखते। जिस लड़के की शादी थी उसके पिता सतीश के दूर के रिश्ते में चाचा जी लगते थे। उम्र उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी। कम उम्र में शादी होने की वजह से बच्चे जल्दी हो गए और अब वे खुद अपने घर में बहू का स्वागत करने जा रहे थे। शादी की रात थी और बारात सांपला के लिए निकल चुकी थी। सांपला तक पहुंचकर अचानक से सतीश को ध्यान आया कि प्रतीक तो उसके पास था, लेकिन पूनम उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। सतीश के पिता पूनम को सतीश के हवाले कर किसी से मिलने चले गए थे। सतीश परेशान हो उठा। उसने प्रतीक को अपनी माँ के हवाले किया और पूनम को ढूंढने निकल पड़ा। अर्पिता को जब पता चला वो भी अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ी। उसका दिल बुरी तरह से बेचैन हो रखा था। महज 8 साल की बच्ची शहर में जहाँ वह किसी को जानती नहीं, आखिर कहाँ जा सकती थी? शादी की रस्मों में लगे लोगों को इसकी कानों कान खबर नहीं थी। जाने क्यों अर्पिता को ख्याल आया और उसने सतीश से कहा, सतीश क्यों ना एक बार हम लोग वहीं चले जहाँ से हम लोग आए थे, जहाँ हमारा सारा सामान रखा हुआ है। सतीश ने कहा, लेकिन वहाँ तो अभी कोई नहीं होगा। उसकी चाबी चाचा जी के पास थी और चाचा जी को अभी सांपला में होना चाहिए। मैं उन्हें ढूंढता हूँ, हो सकता है पूनम वहीं रह गई हो। मैं उनसे चाबी लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। अर्पिता का मन बेचैन हुआ जा रहा था। उसने कहा, आप चाबी लेकर आइए, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। सतीश वहाँ से सांपला की तरफ निकल गया और अर्पिता उस लॉज की तरफ बढ़ गई जहाँ वो सभी ठहरे हुए थे। वहाँ पहुँचते ही अंदर से उसे पूनम के रोने की आवाज सुनाई दी। अपने बच्चे की आवाज सुनते ही अर्पिता बेचैन हो गई। उसे लगा शायद सब लोग उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए हैं। उसने जल्दी से सतीश को फोन किया और बोली, सतीश पूनम यहीं पर है, वो अंदर रो रही है, तुम्हें चाचा जी मिले क्या? सतीश ने कहा, नहीं, मैं बस उन्हें यहाँ ढूंढ रहा हूँ।
जैसे ही मिलते हैं मैं आता हूँ। तब तक तुम वहाँ किसी खिड़की या दरवाजे की ओर से पूनम को चुप कराने की कोशिश करो। अर्पिता ने फोन काटा नहीं और वहीं से खिड़की ढूंढने लगी। एक खिड़की उसे खुली हुई दिखी, जहाँ से उसने अंदर झांकने की कोशिश की तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जोर से चिल्लाई, चाचा जी! चाचा जी अंदर पूनम के साथ थे और उस मासूम सी बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। अर्पिता से रहा नहीं गया। उसने बाहर रखी एक मोटी लकड़ी उठाई और दरवाजे पर मारने लगी। अर्पिता का फोन अभी भी चालू था। उसकी चीख सतीश ने सुनी और कहीं कुछ गलत ना हो गया हो, ये सोचकर सतीश वहां से भागा। जिस तरह से वह सांपला से निकला, उसे देखकर कुछ लोगों को शक हुआ। दूल्हे का छोटा भाई सतीश के पीछे दौड़ा। कोशिश करते करते अर्पिता ने दरवाजा तोड़ दिया और वो अंदर पहुंची। उसने अपना आपा खो दिया और उसी मोटी लकड़ी से उसने चाचा जी की पिटाई करना शुरू कर दिया। इस वक्त उसके सामने उसके चाचा ससुर नहीं, बल्कि वो इंसान खड़ा था जिसने उसकी बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। वो जगह सांपला से ज्यादा दूर नहीं थी। सतीश को वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। वहां पहुंचकर उसने जो नजारा देखा, उसे देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। पूनम चादर में लिपटी हुई थी और अर्पिता के सर पर खून सवार था। वो बुरी तरह से चाचा जी को मारे जा रही थी और चाचा जी लहूलुहान पड़े थे। सतीश ने जल्दी से जाकर अर्पिता को रोका तो अर्पिता चीख पड़ी, मैं इस इंसान को जान से मार डालूंगी। हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरी बच्ची को छूने की? उसके मन पर जो घाव लगा है उसको कैसे भरेंगे हम? इतनी छोटी सी बच्ची को देखकर इस इंसान की नीयत डोल गई। कितना बड़ा हैवान है ये। मुझे नहीं रहना यहाँ पर सतीश। हम अभी के अभी यहाँ से घर वापस चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मुझे इस इंसान को जेल की सलाखों के पीछे डालना है। इस हैवान को इसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। आप पुलिस को बुलवाइए। सतीश को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी हालत में क्या करे। उसकी बच्ची के साथ बुरा करने वाले खुद उसके चाचा जी थे। वह कुछ करता उससे पहले ही सतीश की चाची जी ने अर्पिता के सामने हाथ जोड़ दी और कहा, इस बात को यही दबा दो बहू। अगर यह बात फैली तो आज जो रिश्ता होने जा रहा है वो टूट जाएगा। समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी, सो अलग। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अर्पिता गुस्से से फुफकारती हुई बोली, ऐसे इंसान के घर में कोई बेटी सुरक्षित रह भी कैसे सकती है? जब इस इंसान ने मेरी मासूम सी 8 साल की बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, तो क्या ये आपकी बहू को छोड़ेगा? आप खुद सोचिए, क्या कोई माँ बाप आपके घर अपनी बेटी देना चाहेगा जहाँ एक वहशी दरिंदा रहता है? सतीश की चाची ने अर्पिता को मनाने की हर कोशिश की, लेकिन अर्पिता टस से मस नहीं हुई। उसके सामने उसकी बेटी खड़ी थी जो अभी भी रोए जा रही थी। उसने ठान लिया था कि वो पुलिस में जाकर रहेगी, लेकिन अर्पिता की सास ने मोर्चा संभाला और उसे उसी वक्त सतीश के साथ घर भेज दिया। अगर कोई और वक्त होता तो सतीश खुद अर्पिता का साथ देता, लेकिन इस वक्त वो लोग बाराती बनकर किसी और के दरवाजे पर आए थे। किसी और शहर में इस तरह तमाशा करना उसे सही नहीं लगा। घर पहुंचकर उसने कंप्लेन करने का सोचा और अर्पिता को लेकर वहां से चला गया। इधर लड़की वालों को भी इस सब की खबर मिल चुकी थी। उन लोगों ने वही किया जैसा अर्पिता ने कहा था। लड़की के पिता ने हाथ जोड़ लिए और बारात वापस भेज दिया। लड़की की माँ ने चाची जी से कहा, ऐसा इंसान जब 8 साल की बच्ची पर बुरी नजर डाल सकता है, तो क्या हमारी बच्ची पर वो बुरी नजर नहीं डालेगा? हम अपनी बेटी को आपके घर भेज रहे थे ये सोचकर कि वह सुखी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, लेकिन आपके घर भेजने से बेहतर है कि मैं अपनी बेटी को जान से मार डालूं। हमें माफ कीजिए और अपनी बारात वापस ले जाइए। वहाँ शादी में शामिल होने वाले लड़की वालों की तरफ से जितने भी लोग थे, सभी एक सुर में खड़े हो गए और बारात को वापस लौटना पड़ा, वो भी खाली हाथ। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 3 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।